अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिटर इंश्योरेंस, आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 41 है। हम लोग जी चैप्टर 7 को हमने कल स्टार्ट किया है, वो देख रहे थे। तो कल हमने थोड़ा आइडिया लिया कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या हैं और ये किस तरह से हमें बेनिफिट कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा इसमें एंड पे पेरोल की भी एक एनालिटिकल देखी कि जी उसमें हमारी किस तरह हेल्प हो सकती है। इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स को हम लोग बड़ा ही इजीली एनालिटिकली देखकर उसमें से हमें एक आइडिया हो सकता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद है या नहीं है। ठीक है जी, होपफुली वो आपको समझ आ गया होगा। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज ऑब्वियसली कुछ रेशोज़ की बात भी करेंगे जो कि आप लोगों ने R1 या R2 में पढ़ ली होंगी। हमारे टाइम पे R2 में होती थी, शायद फिर R1 में भेज दी, इस तरह कुछ चलता है, या पता नहीं उस वक्त भी R1 में थी। तो आगे पीछे होता ही रहता है, लेकिन आपने पढ़ ली होंगी मेरे ख्याल में, या अभी पढ़ रहे होंगे। वट एवर ना भी पढ़ी हो तो खैर है, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, हमने अभी आज बात करनी है एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन सब्सटैंटिव टेस्टिंग। हमने कहा कि जी सब्सटैंटिव टेस्टिंग के दौरान भी यूज़ हो सकते हैं, और इस चैप्टर के अंदर या आइज़ा 520 की बात की जाए तो आइज़ा 520 प्लानिंग के लेवल के एनालिटिकल प्रोसीजर्स के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता। वो कहता है एग्जीक्यूशन लेवल पे, मतलब सब्सटैंटिव के तौर पे, या फिर ओवरऑल कंक्लूजन फॉर्म करते हुए, मतलब फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स, उस वक्त मोस्टली ये आपको बता रहा होता है। ठीक है जी, चलें देखते हैं जी। वो कहते हैं सेवरल फैक्टर्स शुड डिटरमिन द एक्सटेंट टू विच द ऑडिटर कैन यूज़। कौन कौन से वही फैक्टर्स हैं जो ये बताएंगे कि एनालिटिकल यूज़ करने हैं या नहीं, किस हद तक करने हैं। ISA 520 requires the auditor to determine the suitability of particular substantive analytical procedures for given assertions, taking account of the assessed risk of material misstatement and test of details, if any, for the assertion, how effective they will be in detecting particular type of material misstatement। सबसे पहले तो वो कहता है कि भाईजान आपने assertion को देखना है। देखें, assertion वाइज टेस्टिंग है हर जगह पे। assertions भाई इसीलिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि आपको तैयार हो, अच्छी तरह तैयार हो। यहाँ पर भी वो ये कह रहा है कि भाई आपने एजर्शन को देखना है। आपने देखना है कि यार इस एजर्शन के ऊपर जो है क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ठीक है, इसके ऊपर टेस्ट और डिटेल्स परफॉर्म किए जाएं, वो ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा, या एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएं वो ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा। देखें, जैसे कल हमने सैलरी के ऊपर किया, सैलरीज जो मोस्टली अगर तो बैंक्स के थ्रू जा रही हो, डिपेंड करता है ना कि रिस्क क्या है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सैलरी हमेशा ही लो रिस्क होगी, कभी भी नहीं कह सकता। ये आपने देखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हमें सारा पता है कि हमने पहले रिस्क असेसमेंट करनी है, और रिस्क असेसमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट है, हर एंटिटी की डिफरेंट है। हो सकता है कि किसी में यही चीज़ हाई रिस्क हो, किसी में मीडियम रिस्क हो, किसी में लो रिस्क हो। तो भाई आपने अपनी जजमेंट के मुताबिक फिर इसको रिस्क इवेल्यूएट इसका करना होता है, इसको असेस करना होता है। तो अगर हम ये कहें कि जी सैलरी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं है और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में बहुत टाइम लग जाना है यार इस चीज़ को करते हुए, तो फिर मैं क्यों ना एनालिटिकली देखूं। ठीक है, तो आप इस तरह बेसिकली डिसाइड कर रहे होते। देन आइजा 520 कहता है टू डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स और रेशोज एंड इवेल्यूएट वेदर दैट एक्सपेक्टेशंस इज सफिशिएंटली प्रिसाइज टू आइडेंटिफाई अ मिसस्टेटमेंट। How effectively this can be done depends on factors such as accuracy with which amounts can be predicted, extent to which information can be disaggregated and the availability of information। हाँ देखो, पहले नंबर पे उसने कहा कि भाई ये फैसला कर लो कि एनालिटिकल करना है, हो गया फैसला। दूसरी बात अब क्या है, वो कहता है कि एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करो। एक्सपेक्टेशन से क्या मुराद है कि भाई मेरे मुताबिक ये रिजल्ट निकलना चाहिए, दिस इज द एक्सपेक्टेशन। हमने ग्लोबल बनाया ना, तो हमने एक एक्सपेक्टेशन ड्रॉ की कि यार मेरे मुताबिक इतने पैसे निकलने चाहिए। ठीक है, सैलरी को जब हमने देखा, दिस इज एक्सपेक्टेशन। आप रेशोज बना के देखते हो, आप एज्यूम कर रहे होते हो यार ये इंडस्ट्री की एवरेज ये है ना, इतनी को होनी चाहिए, इसकी भी इसके आसपास, दिस इज एक्सपेक्टेशन। अब वो कहता है कि एक्सपेक्टेशन ड्रॉ करते हुए आपने डिफरेंट चीज़ों को भी कंसीडर करना है, जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर देखें कि वो भाई इन्फॉर्मेशन जो है आपकी वो अवेलेबल भी है, कितनी की अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन डिसएग्रीगेटेड कितनी, डिसएग्रीगेट का मतलब क्या है कि बाइफर्केशन उसकी कितनी हुई है, क्लासिफिकेशन उसकी कितनी हुई है। देखें, जितनी ज़्यादा डिसएग्रीगेशन होगी वही बात है स्ट्रेटिफिकेशन वाली, उतना ज़्यादा आप एंड तक पहुँच सकते हैं, ड्रिल डाउन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको टोटल सेल्स का पता है, यही नहीं पता कि कैश और क्रेडिट कितनी है, तो भाई वो क्या उधर फिर होना है, कौन से एनालिटिकल आपने लगाने हैं। बात आ रही समझ। तो जितनी किस हद तक डिसएग्रीगेशन अवेलेबल है, फिर अमाउंट्स की एक्यूरेसी।
ठीक है, वो आपने देखनी है कि कितनी एक्यूरेट हद तक मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये बातें सुनने में आपको लग रही होंगी यार ये तो बड़ी जजमेंटल सी बातें हैं, इसका कोई फार्मूला नहीं है कोई। देखें, ये जजमेंटल बेशक हैं, फार्मूला एज सच नहीं है कि आप ये कहें कि जी इतनी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं कहूँगा अवेलेबल है, इतनी चीज़ें होंगी तो मैं कहूँगा डिसएग्रीगेटर। नहीं, ये इट्स टोटली योर प्रोफेशनल जजमेंट, और ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप क्या काम कर रहे हो, उस काम की नेचर, उस काम की साइज़, उसकी एक्सटेंट को देखते हुए आपने अपने तौर पे फैसला करना है कि हाँ भाई मैं मुतमईन हूँ कि ये डाटा इस तरह का है, अब मैं इसमें से एक्सपेक्टेशन डेवलप कर सकता हूँ। तो फिर पॉइंट क्या बन गया एक्सपेक्टेशन डेवलपमेंट का। अब तीसरे नंबर पे वो कहते हैं इवेल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा। भाईजान जो डाटा यूज़ किया है रेशोज़ निकालने में, जो हमने कल डाटा यूज़ किया है सैलरी का एनालिटिकल बनाते हुए, मतलब जून की सैलरी ये है, 12 महीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, जॉइनर्स ये लीवर, और चेक तो करो वो डाटा भी सही है कि नहीं है। इसको तो इंश्योर करो, पता लगे जून की सैलरी गलत हो, पता लगे जॉइनर्स का पूरा डाटा ही नहीं है, कंप्लीटनेस ही नहीं है, लीवर्स की कंप्लीटनेस ही नहीं है। बात करें फॉलो, हो सकता है कि इंक्रीमेंट्स बोनसेस जो है वो बताए हैं वो गलत बताए हों, तो रिलायबिलिटी ऑफ डाटा बड़ा मैटर करता है। अच्छा, और अब अगर ये डाटा निकल रहा हो आईटी सिस्टम के थ्रू, तो भाईजान फिर दोबारा वही सारी बात आएगी कि सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग आपने लेनी थी ना। ठीक है, आपने कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी थी, तो ये वो इंटरनल कंट्रोल का कंपोनेंट भी है कि जी आपने एंटिटी का जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वो क्या, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी तो आपने लेनी थी। ये वो चीज़ यहाँ पर भी रेलेवेंट होगी। तो उसने कहा कि भाई आप डाटा की रिलायबिलिटी देखें। ठीक है, अगर उसने कहा डाटा अनरिलायबल है तो फिर भाई उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है, फारिग रहा उसको। द ऑल्टर शुड कंसिडर सच फैक्टर्स एज, कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आई कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है, कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ठीक है, वो कितने के कंपेरेबल है। देखो कंपेरेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी IAS 1 ये कहता है कि भाई आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कंपेरेबल होनी चाहिए। तो भाई एनालिटिकली तो सारा ताल्लुक ही कंपैरिजन से है। अगर मतलब है कि मैं अपनी रेशो निकाल के बैठा हुआ हूँ, कुछ कर ही नहीं सकता उसको किसी भी चीज़ के साथ, तो उस रेशो का फ़ायदा क्या है, इसलिए उसकी कंपेरेबिलिटी को देखना चाहिए। देन नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, भाई वो कितनी की चीज़ रेलेवेंट है उसको आपने देखना है। जैसे उसने कहा बजट्स में नॉट बी सूटेबल इफ़ दे हैव बीन प्रिपेयर्ड एज गोल्स रादर देन एक्सपेक्टेशंस। हाँ, ये देखे ना, उसने कहा कि नेचर और रेलेवेंस को देखो, इन्फॉर्मेशन क्या इन्फॉर्मेशन आपके रेलेवेंट है। हर बजट आपके रेलेवेंट नहीं है, आपके रेलेवेंट वो बजट है जो बतौर एस्टीमेट बनाए गए हैं, जो बतौर टारगेट्स या बतौर गोल्स बनाए गए, वो नहीं। क्योंकि देखें जब आप गोल्स या टारगेट बनाते हैं तो तब आप थोड़ा ओवर या आप कह लो थोड़ा एग्रेसिव होकर बनाते हैं या ऑप्टिमिस्ट होकर बना रहे होते हैं। लेकिन जब आप एस्टीमेट बना रहे होते हैं ना कि यार ये चीज़ होनी होगी पिछले एक्सपीरियंस की बेस पर, फिर आप थोड़ा सा रियलिस्टिक माइंडसेट के साथ जाते हैं। ये उसने एक छोटी सी एग्जांपल दी है जो कि मतलब है कि कॉमन सेंस ही है, लेकिन जाहिर है समझने के लिए अकल की ज़रूरत है। देन कंट्रोल्स ओवर द प्रेपरेशन ऑफ डाटा, भाई जो डाटा प्रिपेयर किया गया था उसके ऊपर कंट्रोल्स क्या हैं। तो बेसिकली ये ना यहाँ पर बात कर रहा है एंटिटी के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम की। इसको एक्सप्लेन करते हुए अगर पेपर में आ जाता है कि जी रिलायबिलिटी ऑफ डाटा पे लिखें, तो आप ये भी लिख सकते हैं जी कि एज़ पर आइजा 315 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल ऑफ द एंटिटी हैज़ अ कंपोनेंट कॉल्ड क्या कहते हैं उसको जी, एंटिटीज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आइजा 315 भी हमें कहता है कि हमने उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, प्लस फिर आप ये 3-4 पॉइंट लिख देंगे। ठीक हो गए। देन आगे डिटरमिन द लेवल ऑफ डिफरेंस फ्रॉम एक्सपेक्टेड अमाउंट्स इज एक्सेप्टेबल विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फिर वो कहते हैं आप वो रेशो कोई परसेंटेज या कोई फिगर डिसाइड कर लें कि यार इतना फ़र्क हुआ ना तो मैं नहीं देखूंगा आगे। जैसे कल हमने कहा हमने 1300 निकाला, उन्होंने 1350 लिखा हुआ था। ठीक है, 50 रुपये का फ़र्क था। हमने कहा यार इमटीरियल है, एवं मैं इसके पीछे इतना भागूं, ठीक है, तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ। लेकिन ये अचानक इधर आके नहीं कह देना, भाई पहले से ही आपकी रिस्क असेसमेंट हुई हो, हर अकाउंटिंग हेड की, हर एरिया की जहाँ पे ऑडिट होना है उसका आपने पहले से रिस्क मैपिंग की होती है।
रिस्क मैप बनाया होता है जी, इतना इतना यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पर मैं इतनी चीज़ को टॉलरेट करूँगा, इतनी को नहीं करूँगा, सारा कुछ मेंशन्ड होता है, ठीक है। हाँ, ऑल्दो अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आए तो आप उसको रिवाइज ज़रूर करते हैं, लेकिन ये नहीं कि जब वो होगा तो तब देखी जाएगी, तब नहीं ना देखी जाती, क्योंकि जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हो आपने ओवरऑल लेवल पे करनी होती है कि हर चीज़ को नज़र में रखना होता है। अगर आप स्पेसिफिकली हर बंदा अपनी अपनी रिस्क असेसमेंट कर रहा है तो फिर फ़ायदा क्या है ऑडिट का, वो मतलब कि एक लॉजिक ही नहीं पता चीज़ों को। आगे वही बात समझ के सब्सटैंटिव में अगर आपने करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी सूटेबिलिटी को देखें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 पॉइंट लिख दूँ तो एपीज पेपर में आ सकता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर। जब आपने यूज़ करना है तो आइज़ा 520 आपसे क्या रिक्वायर करता है, आइज़ा 520 कहते हैं सबसे पहले डिटरमिन सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। भाई एनालिटिकल प्रोसीजर गिवन सिचुएशन में सूटेबल भी है या नहीं है। दूसरे नंबर वो कहता है डेवलप एक्सपेक्टेशन, अपनी एक्सपेक्टेशन डेवलप करो कि भाई क्या रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। फिर रिलायबिलिटी, या इसको हम क्या कह सकते हैं, टेस्ट द रिलायबिलिटी एंड श्योर इवेल्युएट द रिलायबिलिटी, ठीक है जी। इवेल्युएट करें उसको, असेस करें, इवेल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, जिस डाटा से ये बना है उसकी आप रिलायबिलिटी को देखें। और लास्ट पे क्या है जी, आपने अपनी डिटरमिन टॉलरेबल डिफरेंस, डिटरमिन टॉलरेबल डिफरेंस फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन से कितना के डिफरेंस हो तो आप उसको टॉलरेट कर जाएंगे। तो भाई ये 4 चीज़ें बेसिकली लॉजिकल सी लग रही है ना, प्रोसेस ये बेसिकली कि भाई सबसे पहले तो आप ये देखोगे क्या गिवन सिचुएशन में, गिवन सिनेरियो में, गिवन सर्कमस्टांसिस में एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल भी हैं या नहीं है। हो गया जी सूटेबल है। दूसरे नंबर पे आ जाओ, अपनी एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करेंगे, यार मेरे ख्याल में ना ये रिजल्ट निकलना चाहिए, मेरे ख्याल में से मुराद है कि वो रेशोज़ वगैरह लगा के ऑब्वियसली, ठीक है। फिर देखेंगे यार ये जो मैंने डाटा लिया था वो क्या रिलायबल भी है या नहीं है। और लास्ट पे क्या है कि यार कितना डिफरेंस होगा जिसको मैं इग्नोर कर दूंगा, जो मेरे लिए इममटीरियल होगा, ठीक है, वो आपने कर लेना। आगे वही बात समझ। अब अगर तो उससे ज़्यादा डिफरेंस निकल आए, अब एक बात है ना कि उससे कम निकला तो भाई ख़त्म काम, सही है जी, अल्लाह हाफिज़, उसी लेवल पे। कल जैसे हमने सैलरी का किया 50 रुपये का फ़र्क आया 50 मिलियन का, हमने लेट से कहा कि ये इममटीरियल है, चलो जी ज़बरदस्त हो गया, इममटीरियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती सैलरी के अंदर, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो दूसरा सीन हो जाता, उसमें कोई 250 रुपये का फ़र्क आ गया था, सही है, हमारा 1300 था, उनका 1100 या पता नहीं इस तरह कुछ था, तो कोई 250 मिलियन का फ़र्क आ गया। हमने कहा नहीं नहीं भाई ये तो कोई 22-23% फ़र्क आ गया, दिस इज़ नॉट इममटीरियल, दिस इज़ मटीरियल एंड इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। अब वो इन्वेस्टिगेट कैसे होना है उसके ऊपर भी आपको आइज़ा 520 थोड़ा सा हेल्प कर रहा है। वो कह रहा है कि इफ़ द ऑडिटर फाइंड्स फ्लक्चुएशंस और रिलेशन, फ्लक्चुएशन का पता है ना, और रिलेशनशिप विच आर इनकन्सिस्टेंट विद अदर इन्फॉर्मेशन। हाँ, वो कहते हैं या तो मैं फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नज़र आ गई, मिसाल के तौर पर भाई पिछले साल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था आपका 18%, इस बार वो हो गया है 5%, इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन पॉसिबल ही नहीं है, ज़रूर कोई ना कोई हरकत हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है। या तो क्लासिफिकेशन का एरर हो सकता है कि जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ऐसी चीज़ें डाल दी हैं जो उसकी हैं ही नहीं, जाहिर है जीपी कम हुआ ना, इसका मतलब या तो सेल बढ़ी है या कॉस्ट ऑफ सेल, सॉरी सेल्स कम हुई है या कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हुई है, यही है ना। तो आपने लॉजिकली वहाँ पे सोचना है। वो कहता है कि भाई या तो उसमें फ्लक्चुएशन है या जो रिलेशनशिप है वो इनकन्सिस्टेंट है विद अदर इन्फॉर्मेशन, किसी और जगह पे कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके साथ ये रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये भी मिसाल के तौर पे आप कहेंगे उधर मैंने देखा था लोन इंक्रीज हुआ था इनका, ठीक है, या लेट से लोन की फिगर को, अमाउंट को भी छोड़ें, आपने कहा यार इन्होंने लोन रीस्ट्रक्चर करवाया था। जब मैं लोन को टेस्ट कर रहा था मेरा टीम मेंबर, तो वो उसने बताया कि इन्होंने लोन को रीस्ट्रक्चर करवाया। रीस्ट्रक्चर से मुराद क्या कि दे नहीं सके पैसे, दोबारा से
इन्होंने उसको टाइम एक्सटेंड करवा लिया या कुछ इस तरह कोई मॉडिफिकेशन आ गई उसके अंदर, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया उधर। लेकिन इधर देखा है तो भाई पिछले साल से कम इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। अब आपने कहा कि यार ये देखो, ये वो जो अदर इन्फॉर्मेशन थी ना, जो कोई और चीज़ थी, उसके साथ इनकंसिस्टेंट है ये वाली इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिफरेंस फ्रॉम एक्सपेक्टेड अमाउंट, या भाई डिफरेंस वो 250 का आ गया, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टॉलरेट दैट डिफरेंस। तो भाई उस केस में फिर आप क्या करोगे, आइजा 520 रिक्वायर्स हिम टू मेक इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड वेरीफाई मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज। पहले तो मैनेजमेंट से पूछे कि भाईजान ये क्या सीन है, क्यों इतना फ़र्क है, फिर उनके रिस्पॉन्सेज को वेरीफाई करें। वेरीफाई समझा, जो भी कहेंगे, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि यार कॉस्ट ऑफ से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका 18% से 5% पे क्यों आ गया, उन्होंने कहा कि सर असल में ना वो सेल्स बहुत ज़्यादा कम होगी। क्या हुआ है, सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, ठीक है। आपने कहा चलिए कितनी अमाउंट से कम हुई है, देखो पहले तो क्या उतनी अमाउंट से कम हुई, फिर उनसे दूसरा सवाल पूछो, यार अगर सेल्स कम हुई हैं तो उस सेल्स की कॉस्ट भी तो कम होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी तो कम होनी चाहिए। तो देखें क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कम हुई है कि नहीं हुई, बात आ रही है समझ। इस तरह आप उनको वेरीफाई करें एंड परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एज नेसेसरी, या इसके अलावा अगर प्रोसीजर्स नेसेसरी, ऑब्वियसली यही नेसेसरी है ना कि उसने हमें एक थोड़ा सा हिंट दे दिया कि यार इस तरफ आप चले जाएं, शायद इसके अंदर चीज़ के अंदर मसला है, तो फिर अब हम उसके ऊपर अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, वही जो हमें असर्शन के ऊपर शक को पड़ेगा उन चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। जैसे उसने कहा द नीड टू परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर मे अराइज, ये उस वक्त भी अराइज हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैनेजमेंट इज अनएबल टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, कई बार मैनेजमेंट कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकेगी। बड़ी ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी जहाँ पे मैनेजमेंट कहेगी यार पता नहीं यार ये क्या हुआ है, आप ही देखें ना, आप ऑडिटर हैं, तो भाई फिर हम देख लेंगे, क्योंकि फिर हम उस चीज़ को जो है ना अपना क्या उसका नाम है, एनालिटिकली नहीं देख रहे होंगे, उसके ऊपर फिर हम टेस्ट और डिटेल्स परफॉर्म करें, हम डिटेल में घुसेंगे जब, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे ज़रा, वो कह रहा है कि एक्सप्लेन विच ऑफ द अबव अमाउंट्स यू बिलीव माइट नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन और वाई। हाँ देखें, वो कहते हैं इसमें से कौन सी अमाउंट्स पे आप मजीद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और क्यों करेंगे, क्यों बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए क्यों इंतहाई इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल्स के अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखना, क्यों लिखना लाजमी है कि क्यों कर रहे हैं। रिस्क बनाएंगे कि ये रिस्क है, ये रिस्क है, लिखना पड़ेगा रिस्क क्यों है। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, लिखना पड़ेगा कि नहीं वाई आर यू परफॉर्मिंग दीज ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। सिंपल लिख के आ जाओगे, वो आधे मार्क्स तो आपके वैसे कट गए, शायद पूरे भी काट ले। अच्छा, यू आर करंटली प्लानिंग द ऑडिट ऑफ न्यूमेरो फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2024, यू आर अवेलेबल दैट रेवेन्यू वॉज बजटेड टू फॉल बाय 20% फ्रॉम लास्ट ईयर। आपने भाई आपको पता है कि इन्होंने बजट बनाया हुआ था कि रेवेन्यू क्या होगा, 20% कम होगा, ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू यू। अब भाई पता लगा कि रेवेन्यू साहब जो है वो 5 लाख से 5 मिलियन से 4 मिलियन पे आ गए हैं, ये 20% ही कम हो रहा है ना, ठीक, ये तो 20% कम हो रहा है, तो आपको यही एक्सपेक्टेड था। तो जब उतना ही कम हो रहा है तो फिर मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन की तो ज़रूरत नहीं है। ओके सीन है, आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 3 मिलियन की थी, 3 मिलियन पे ही है। ये क्या सीन है, सेल्स कम हुई है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, उस सेल्स की कॉस्ट भी तो कम होनी चाहिए, कम चीज़ें बिकी होंगी, कम खर्चे आए होंगे लॉजिकली, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो सकता कि कॉस्ट ऑफ सेल में बिल्कुल ही कोई फ़र्क ना पड़ा हो। तो अब यहाँ पर हो सकता है कि भाईजान हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। रीज़न उसकी आपने ऑब्वियसली यही लिखनी है कि बिकॉज देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन सेल्स i.e. 20%, however the cost of sales are constant over the year, सही है। This is not a plausible relationship, hence the auditor should investigate the unreasonable relationship between revenue and cost of sale। एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं भाई, 5 लाख एक्सपेंसेस से 2 लाख पे आ गए हैं, तो यार ये भी सीन थोड़ा सा ऑफ लग रहा है मुझे तो, ठीक है। क्या आप देखिए 20% सेल कम हुई है लेकिन एक्सपेंसेस आपके पता नहीं 60% ही कम हो गए हैं शायद, इसकी कैलकुलेशन वगैरह करके, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स डबल हो गए हैं, सेल कम हुई जा रही है, ट्रेड रिसीवेबल डबल हो रहे हैं, तो भाई ये इन्वेस्टिगेशन में चाहिए। ज़रा इधर आएँ देख लेते हैं। उसने रेवेन्यू में कुछ नहीं लिखा, कॉस्ट ऑफ सेल में वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल हैज़ रिमेन्ड कांस्टेंट एंड येट रेवेन्यू हैज़ फॉलन बाय द एंटीसिपेटेड 20%, कॉस्ट ऑफ सेल वुड जनरली बी एक्सपेक्टेड टू मूव इन लाइन विद रेवेन्यू। ये आपने लिखना है कि भाई जाहिर है ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। जो असल में आपके माइंड में होता है ना आप वो लिख सकते हैं।
रेलेवेंट। एंड वो कहता है इसी तरह एन ऑल्टरनेटिव कमेंट वुड बी दैट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज हैज़ फॉलन फ्रॉम 40 to 25%। कहता है आप ये भी लिख सकते थे, अब हालांकि उसने ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं लिखा यहाँ पर, तो आप भी ऑब्वियसली उस तरफ तो आपने जाना ही नहीं था, लेकिन उसने एक बड़ी टेक्निकल बात की है कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस जब हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की, तो आपके सामने फिर आएगा कि यार नेट फिगर पे चलते हैं ना, ठीक है। मिसाल के जैसे पहले कभी मैंने आपको कहा होगा कि पहले आप लोग जर्नल एंट्री करते थे, फिर जर्नल एंट्रीज करना छोड़ दी, सीधा लेजर बनाने पे आ गए। वो यही बात कर रहा है यार, इन दोनों के फ़र्क भी, अगर आप जीपी की बात ही कर लो, आपको पता तो है रेवेन्यू माइनस सेल, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू जीपी। पिछली बार 2 मिलियन था, इस बार 1 मिलियन का है, तो आप इस तरह भी बात कर सकते हैं, ठीक है, उसकी रेशो फिर निकाल के। अच्छा, फिर वो कहते हैं एक्सपेंसेस हैव डिक्रीज बाय 60%, दिस कुड बी ड्यू टू फॉल इन रेवेन्यू और इट कुड इंडिकेट अ मिस एलोकेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस। वो कहता है कि हो सकता है कि रेवेन्यू कम होने की वजह से हुए, लेकिन 60% तो कहीं ये ना हुआ कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसके अंदर उसके जो कुछ ये जो दूसरे एक्सपेंसेस है, एडमिन के एक्सपेंसेस, वो कहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ना जा चुके हैं, क्योंकि ऊपर अभी हमारा शक ये भी था ना कि कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा लिखी हुई है, रेवेन्यू कम हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल कम होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कॉस्ट ऑफ सेल भी इस वजह से कम ना हुई हो कि यार एक्सपेंसेस जो हैं ये जो इधर कम लिखे गए हैं वो कुछ उधर चले गए होंगे। बात कर रहे हैं फॉलो, ठीक है। देन ट्रेड रिसीवेबल्स डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम, ये उन्होंने डेज निकाले हैं, अभी नीचे रेशो भी देख लेंगे, मेरे ख्याल में पढ़ी तो होगी आपने कभी पहले कि ये रेशोज़ वगैरह किस तरह से होती हैं। तो मेरे ख्याल वो आपका ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल इनटू 100 करके आपके टर्नओवर डेज आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि जी मतलब है ये वो लिखने का तरीका आपको बता रहा है कि आपने इस तरह से लिखना है। आप ट्रेड रिसीवेबल्स को डेज की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन है। फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला आपका ट्रेड रिसीवेबल है और सेल है, दोनों तो हैं, बाकी मल्टीप्लाई तो 100 से करना है। इस तरह अगर इन्वेंट्री की चीज़ें मौजूद है, इन्वेंट्री या परचेजेज है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो आप वहाँ से रेशो ये निकाल सकते हो। उसने कहा कि ये ट्रेड रिसीवेबल डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 22 डेज टू 55 डेज। कहता है भाई 55 दिनों तक चला गया, ये तो डबल से भी कहीं ऊपर निकल गई है गेम, ठीक है। दिस मे इंडिकेट अ चेंज इन क्रेडिट टर्म्स, हो सकता है कि क्रेडिट टर्म्स मतलब उधार पे पहले आप हो सकता है 20-25 दिनों पे देते हो, अब 60-60 दिनों पे 50 दिनों पे देने लगे हैं, एक तो ये रीज़न हो सकती है। और दैट नॉट ऑल डेट्स आर रिकवरेबल एंड दैट अ राइट डाउन इज नीडेड, या ये भी हो सकता है कि यार ये सारे के सारे रिकवरेबल ही नहीं है, मतलब है कि ओवर स्टेट करके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। अच्छा जी, अब आगे रेशोज आपकी, रेशो एनालिसिस, ये अगेन वही के पढ़ा हुआ है आपने पहले भी, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए रेशो का फॉर्मूला याद करना इज नॉट अ बिग डील, ठीक, वो इतना नहीं है, कोई मैटर करता। असल चीज़ है उसको इंटरप्रेट करना, उसका तज्जिया करना, वो ज़रा मैटर करता है। क्या भाई ज़रा मैटर करता है? उसका तज्जिया करना। अच्छा, वो अब आपको कह रहा है कि डिफरेंट तरह के रेशो हैं, जैसे कि उसने पहले बताया कि कुछ हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से मुराद है कि ऐसी रेशो जिनको देखकर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का आइडिया होता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का आइडिया होता है। प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए डिफरेंट एंगल्स उसने यूज़ किए। प्रॉफिट से मुराद वो सिर्फ और सिर्फ आपका मतलब जो नेट प्रॉफिट होता है उसको नहीं ले रहा, डिफरेंट तरह के प्रॉफिट्स होते हैं और उनको डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, फिर वो आपको दूसरा कह रहा है कि भाई हमारे वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशो, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी, वर्किंग कैपिटल का पता है ना, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। मतलब है कि लायबिलिटीज को पे करने के लिए कितने के एसेट्स आपके पास होने चाहिए, या एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए लायबिलिटी आपको कितनी चाहिए, बेसिकली वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी से मुराद क्या है कि भाई आप अपना वर्किंग कैपिटल जो है उसको कितना एफिशिएंटली, कितना अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भाई वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी है। देन देयर इज लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो से मुराद है कैश की अवेलेबिलिटी या करंट एसेट्स भी आप कह सकते हैं, उनके बारे में ये है लिक्विडिटी रेशोस। और फिर है जी हमारी इंटरेस्ट रेशोस के नाम से दिया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट रेशोस।
ओके सही। अच्छा जी, अब अगर हम इधर आए तो भाई सबसे पहले हमारा है रॉस। क्या है जी? रॉस है, ठीक है। रॉस इसको हम आमतौर पे वैसे बोलते हैं अपनी तो आसानी के लिए रॉस। अब रॉस क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन, इसमें लिखा हुआ है रॉस, लिखा नहीं हुआ इन्होंने। इसका मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना आपने कैपिटल लगाया हुआ है उस पर क्या रिटर्न मिल रहा है, क्या प्रॉफिट मिल रहा है, क्या आपको फायदा मिल रहा है। सही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये है। अच्छा, अब ये निकलता भाई किस तरह है? तो इसका सिंपल है जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको हम पीबीआईटी बोलते हैं। मतलब है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें आप सेल्स लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल लिखेंगे, एडमिन एक्सपेंसिव वगैरह लिखेंगे। तो भाई इंटरेस्ट और टैक्स डालने से पहले पहले का जो प्रॉफिट है ना, दैट इज कॉल्ड पीबीआईटी। क्या बोलते हैं? पीबीआईटी। ठीक है। इसको एक इसका दूसरा भी होता है, मतलब उसमें पी की जगह ई यूज़ हो जाता है, ई, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये भी होती है। अच्छा, इसको अब डिवाइड आपने करना है जी। डिवाइड आपने किससे करना है? इसको डिवाइड आपने करना है बेसिकली इक्विटी से। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी जो है इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं आपकी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। रिजर्व्स का पता है ना, रिटेन्ड अर्निंग्स होगी, जनरल रिजर्व हो गए, रेवेन्यू रिजर्व हो गए। मतलब कि आपकी बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर जो इक्विटी पार्ट है सारा, वो सारे का सारा इधर आ जाएगा, प्लस लॉन्ग टर्म डेट आ जाएंगे। ठीक है। और ऊपर क्या रखना है आपने? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये भाई जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास एक फिगर निकल आएगी। ठीक है, उसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगी, परसेंटेज में। ठीक है, एक परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगी कि यार इतना रिटर्न ऑन कैपिटल है। तो आप पिछले साल के साथ कंपेयर कर सकते। ये आप इंटरप्रेट करना है, इसका जो चीज़ है वो क्या है। इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि भाई इतना पैसा लगा के देखो, यही होता है ना पैसा। पैसा तो ये करंट एसेट्स जो आपके हैं या करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो तो आपने अभी पे कर देनी है। तो मैटर ज़्यादा कर रही होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेट आपने कितना लिया हुआ है, ये लिया हुआ है, देने वाले नहीं है। ठीक है, उसको एसेट कहते हैं, आपको पता है ना, जो प्रोवाइड किया। लॉन्ग टर्म लोन आपने कितना लिया हुआ है और इक्विटी आपके पास अपनी कितनी है। भाई ये दोनों आपका कैपिटल है। देखिए कैपिटल होते ही दो हैं, इक्विटी प्लस डेट। सही है, ये दोनों आपके कैपिटल हैं। इतना कैपिटल लगाकर आप कमा कितना रहे हैं, बेसिकली वो आपने बस इसको इंटरप्रेट इस तरह करना है। अच्छा, देन नेक्स्ट तो बिल्कुल ही फारिग है, उसको क्या कह सकते हैं? प्रॉफिट रेशो कह सकते हैं, प्रॉफिट रेशो। ठीक है, वो आपकी सिंपल क्या है? प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, यही अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होती तो ऊपर क्या आना था? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। यही अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होती, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसी को कहते हैं, पीबीआईटी को। ठीक है, या इधर अगर मैं यही लिख दूँ पीबीआईटी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, तो इस तरह बेसिकली उसने ना बेसिक आपको बता दिया कि जो वाला भी प्रॉफिट निकालना है। आपको पता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होता है, फिर नीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। फिर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, जब इंटरेस्ट डल जाता है वो सिर्फ ये पीबीटी बच जाता है। फिर एंड पे आपका टैक्स के बाद भी जो निकलता है उसको पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या नेट इनकम भी बोलते हैं, नेट रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो ये भी आपका हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आपका आ गया जी एसेट टर्नओवर रेशो। ठीक है, एसेट टर्नओवर रेशो है भाई, एसेट टर्नओवर रेशो एटीआर। ये भाई कैसे निकलती है? देखो यहाँ पर आपने ये रॉस की तरह ही है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन रॉस के अंदर आपने क्या किया था? आपने किया जी कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं। यहाँ पर है कि आप अपने कैपिटल के ऊपर वही एग्जैक्ट सेम चीज़ है यही। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, इसके ऊपर कमा कितना रहे, सेल्स कितनी कर रहे हैं, रेवेन्यू कितना है आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका। बेसिकली देखें, आपने क्वेश्चन के अंदर देखना आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है, आप उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रॉफिटेबिलिटी को डिपेक्ट कर रही हैं, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी शो हो रही है ना। सेल्स भी काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ही है, प्रॉफिटेबिलिटी का ही एक साइन है। देखिए प्रॉफिट किससे निकलता है? सेल्स माइनस कॉस्ट करने से निकलता है ना।
तो अगर सेल्स बेहतर है तो उसका मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो सकती है। तो भाई ये आपकी कुछ ये होगी। देन वर्किंग कैपिटल रेशो के अंदर आपको कौन कौन सी बता रहे हैं यहाँ पे, उसने एवरेज डेज टू, इसको हम रिसीवेबल डेज बोलते हैं, ठीक है। ये जो एवरेज रेट डेज टू कलेक्ट लिखा हो ना, इसको क्या बोलते हैं, रिसीवेबल डेज या डेटर टर्न ओवर, डेटर टर्न ओवर डेज, ये हम बोलते हैं। ये भाई सिंपल है कि आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है या डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, इन्होंने सिंपल सेल लिखा हुआ है, आप अपनी आसानी के लिए क्रेडिट सेल लिख लें, उनको पेपर में हो सकता है कि सेल्स का वो कुछ पार्ट बता रहा हो कैश है, तो वो तो इररेलेवेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, देन आपका क्या आ गया, इन्वेंट्री टर्नओवर। तो भाई इन्वेंट्री टर्नओवर भी आपका सिंपल है। रिसीवेबल या डेटर टर्नओवर डेज का मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि भाई हमारे ये जो उधार की सेल के जो डेटर्स हैं ये कितने दिनों में हमें पैसे वापस करते हैं। वर्किंग कैपिटल के लिए बड़ा ज़रूरी है। देखिए वर्किंग कैपिटल क्या है कि हमने अपने एसेट्स को पे करना है। फॉर एग्जांपल देखें 25 दिन तक ये आए ना हमारे पास पैसे, तो 25 दिन हम क्या करें, कहीं से हमें लाइबिलिटी उठानी पड़ेगी ना, तो क्यों ना इसको भी थोड़ा कम करें, लाइबिलिटी वालों को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं जितना जा सकता है आसानी से। ये नहीं है कि उसको इतना है कि आप डेज ऊपर ले जाएं कि आपको कोई सप्लायर चीज़ देना बंद कर दे, इस तरह नहीं। ये भी सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। तो आप एक ना एक ऑप्टिमम लेवल, एक मुनासिब, एक सूटेबल लेवल, एक फिजिबल लेवल बना लेते हैं कि यार इतने के दिन मेरे रिसीवेबल के हों, इतने के मेरे पेएबल के हों, और इतने मेरे इन्वेंट्री के। इन्वेंट्री से मुराद अब क्या है कि भाई आपको जो है अपना इन्वेंट्री सेल करने के अंदर कितना टाइम लग रहा है। तो भाई सिंपल आपकी ये भी हो जाता है, इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल इनटू 100। जहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल ना दी हो क्वेश्चन के अंदर, फिर आप परचेजेस लिखकर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में परचेजेस, क्योंकि मेन पार्ट, मेजर पार्ट होती है कॉस्ट ऑफ सेल का, तो थोड़ा सा ही ऑब्वियसली हल्का फुल्का 2-4 दिनों का फर्क आ जाएगा कि अगर बाकी चीज़ें ना डलें, लेकिन मेजर पार्ट में परचेजेस है तो रेशो निकल ही आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई इन्वेंट्री कितने दिनों में बिक रही है, कितने दिनों में न्यू इन्वेंट्री आ रही है, पुरानी जा रही है, न्यू आ रही है, पुरानी जा रही है। जितना बेहतर हो उतना अच्छा होता है। देखें रिसीवेबल टर्नओवर डेज जितने बेहतर हों, जितने कम हो उतना बेहतर है, उतना अच्छा है। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज जितना कम हो उतना अच्छा है, उतना बेहतर है। अगला आ जाता है पेएबल टर्नओवर। क्या चीज़ है, पेएबल टर्नओवर डेज, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे डेज पूछे जाए, ये आपका बेसिकली निकल रहा था, ये डेज नहीं निकल रहे, ये टर्नओवर, ये रेशो निकल रही है, ठीक है। ये रेशोज हैं। अगर डेज करने हो तो 100 की जगह पे 365 365 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आपके क्या निकल आएगा, 365 के साथ फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। इधर मैं लिख दूँ 100 या 365, ये जो है ये रेशो बताएगी, ये क्या बताएगा, डेज। आपके दिन निकल आएंगे। तो इधर भी सब में सेम है। पेएबल टर्नओवर के अंदर आपने भाई क्या लिखा, आपने ये इधर डेटर थे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पेएबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज इनटू 100, ये आपके जो है रेशो निकल आएगी, ठीक है। डेज निकालने हुए तो 100 की जगह पे 365 कर दो भाई, ओके। और यहाँ से क्या पता लग रहा होगा कि सर हमारे जो है उसने वैसे डेज के हिसाब से बताया हुआ है, ठीक है, वो सारे डेज तो बस सही है। फिर आप ये रेशो वाला मैंने आपको बता दिया, उधर डेज के बताए हुए, आपको दोनों कवर हो गए, ठीक है। तो ये सर आपका है कि पेएबल कितने दिनों में आप पे करते हैं अपने। अच्छा, ये डेज या ये रेशो जितनी कम हो उतना बेहतर है, ये जितनी कम हो उतना बेहतर है, ये जितनी ज़्यादा हो, लेकिन ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा ना हो कि सप्लायर भाग जाए। लेकिन अगर हम डिले कर पाएँ बेहतर ही है ना, अगर हम अपना आउटफ्लो रोक लें तो हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। अच्छा, एक टर्नओवर और हमने सुना होगा, एम्प्लॉई टर्नओवर। एम्प्लॉयज़ कितना हमें छोड़ के जाते हैं, देखो वो जितना कम हो उतना बेहतर है, उधर उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। वो तो जाहिर है कम होना चाहिए ना कि हमारे साथ काम करें टिक कर वो। अच्छा जी, आगे आप आ रहे हैं लिक्विडिटी रेशो के अंदर। करंट रेशो और क्विक रेशो, दो रेशोज़ बताई हुई हैं। करंट रेशो आपकी सिंपल क्या होती थी, करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। ये भाई आपकी रेशो, ये रेशो फॉर्म में, परसेंटेज में नहीं आएगी, रेशो फॉर्म में। लेट्स से 2:1 आ गई, 3:1 आ गई, 1:2 आ गई, ठीक है। तो पहले वाला आपको पता है ऊपर वाला ही होगा, इसकी बात हो रही होती। अच्छा, अब
ये भी ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि आपके पास लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट एसेट, करंट एसेट कितने हैं, दोनों करंट चीज़ों की बात हो रही है। तो इसमें भी जाहिर है जितने एसेट्स बेहतर हो, एसेट एक पॉजिटिव चीज़ है, उतनी ही अच्छी है। लेकिन ये नहीं आपने करना है कि एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करी जा रहे हैं, ऐसे ऐसे एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जो अभी पैसा ही नहीं आपको वापस दे सकते। क्योंकि एसेट क्या होता है जो प्रोबेबल बेनिफिट दे आपको फ्यूचर में। अगर आप इन्वेंट्री ऐसी खरीद कर बैठ जो बिक ही नहीं रही, रेशो तो आपकी पॉजिटिव आती रहेगी, लेकिन क्या फ़ायदा भाई उस चीज़ का। फिर उसको निकालने के लिए फिर एक और निकालिए, तो उसको बोले थे क्विक रेशो। वहाँ पर वो कहते हैं यार ऐसे करो, करंट एसेट में से स्टॉक को बाहर कर दो, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, इसी तरह करो। अब देखो यार ये स्टॉक तुम्हारा हिल नहीं रहा, हर बार इतना ही पड़ा होता है, इसको ज़रा फारी करके फिर देखो कि क्या कंपनी ने सिर्फ स्टॉक वैसे तो नहीं रखा हुआ अपने एसेट को, करंट एसेट को विंडो ड्रेसिंग करने के लिए कॉस्मेटिक कर दिया, ये थोड़े बेहतर एसेट है, तो उसको ज़रा निकाल के भी देखोगे कंपनी के पास कैश की क्या सूरत हाल है। ठीक है, तो ये दो रेशोज हैं। अच्छा, फिर बीच में डेट रेशो भी उसने बताई हुई है आपको, तो यहाँ पर लिख लेते हैं डेट रेशोज। ठीक है, डेट रेशो के अंदर भाई वो आपको क्या क्या बता रहा है, आपको एक तो गियरिंग रेशो बता रहा है, ठीक है, और दूसरा आपको बता रहा है इंटरेस्ट कवर। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा, पहली आ गई थी गियरिंग रेशो। गियरिंग भी कहते हैं इसको, डेट एक्विटी भी कहते हैं, लिख रहे हैं साथ ही, डेट एक्विटी भी बोलते हैं इसको। बेसिकली डेट और एक्विटी का फ़र्क यार वो ये लिखे तो हैं, ये डेट है वो एक्विटी है, पता ही है हमें। लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट को नहीं लेना, वो नहीं डेट कंसीडर होता मतलब इस इक्वेशन के लिए। डिवाइडेड बाय एक्विटी, एक्विटी का पता लग गया ना क्या है, वही शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि कंपनी के पास जो फंड्स हैं उसमें से कंपनी का ज़ाती पैसा एक्विटी कितना है और उधार का पैसा कितना है। अगर किसी ने आपको कर्जे देने हो तो वो आपकी सबसे पहले डेट एक्विटी रेशो देखता है, गियरिंग रेशो देखता है। इसको लेवरेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेवरेज। लेवरेज का मतलब ये होता है कि कितना किसके अंदर डेट है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा रेशो है, मिसाल के तौर पे देखना ऊपर डेट है, तो मतलब पहले डेट वाली बात, अगर मैं आपको कहूँ 3:1, इसका मतलब क्या है, 3 डेट है, 3 गुना डेट है। ठीक है, अगर 2.51 कह दूँ तो मतलब 2.5 डेट है। इसी तरह 5-5 भी रहते हैं, पाकिस्तान का तो जैसे अल्लाह ही हाफिज़ है, खैर पाकिस्तान कंपनी नहीं है, लेकिन डेट एक्विटी तो हमारी भी है। ठीक है, तो भाई ये अब चीज़ें आपकी ना हेल्प करती हैं डिफरेंट तरह के, जैसे जब एनालिटिकली भी हमें पता चल जाता है चीज़ों का। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि यार जो है बैंक से कर्जा लिया हुआ था इन्होंने, ठीक है, अब बैंक ने कहा था कि 3:1 से बुरी, मज़ीद बदतर आपकी जो डेट एक्विटी रेशो नहीं होनी चाहिए। तो हमने देखा कि यार इन्होंने कुछ लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज़ हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ में डाली हुई हैं। क्यों, ताकि इधर कम फिगर बने और ताकि ये भी थोड़ा सा कम हो जाए। तो आप एनालिटिकली आपने चीज़ों को देखा, इनकंसिस्टेंसी आपको उसके अंदर नजर आई और आपने उसको इन्वेस्टिगेशन करने का सोच लिया। बात आ रही है समझ, तो इस तरह चीज़ों को देखना है। अच्छा, इसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज हो सकती है, डेट के साथ ही रिलेट करती है। इंटरेस्ट कवरेज मतलब इसका सिंपल है कि आपका जो ये था, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से कितने इंटरेस्ट दिए जा सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज फॉर द ईयर, भाई साल के कितने इंटरेस्ट इसमें से निकल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका 500 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है और आप कहें कि आपका जो इंटरेस्ट बनता है कर्जे के ऊपर वो 150 है, तो हम ये कह सकते हैं 3.25 के करीब करीब इतनी बार इंटरेस्ट निकल सकते हैं। मतलब है कि अभी हम अच्छे भले तगड़े हैं कि अगर हमें इंटरेस्ट देना पड़े तो हम बहुत इजीली दे सकते हैं। जब आपको कोई लेंडर्स कर्जा देते हैं ना, तो वो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी देख रहे होते हैं, यार ये आपकी कम नहीं होनी चाहिए। वो कोई भी रेशो लगा सकते हैं, वो कह सकते हैं 2:1 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 3:1 से कम नहीं होनी चाहिए, तो आपको उसको भी देखना पड़ता है। इंटरेस्ट कवरेज से मुराद क्या है कि भाई ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स PBIT मैंने कमाया है 500 का, इसमें से मैं कितनी बार इंटरेस्ट पे कर सकता हूँ। तो जितनी ज़्यादा बार पे कर सकता हूँ इसका मतलब मैं तगड़ा हूँ, मैं इंटरेस्ट की बेस पर नहीं चल रहा, मैं कर्जे की बेस पर नहीं चल रहा, मेरी कमाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा जी, फिर कुछ आपकी ये इन्वेस्टर रेशोज थी बेसिकली, इंटरेस्ट नहीं है वो तो पीछे बता रही है उन्होंने। ये क्या है, इन्वेस्टर रेशोज, कि भाईजान इन्वेस्टर जो है जिसने पैसा लगाना है वो किन किन चीज़ों को देखता है। तो इसने हमें यहाँ पर EPS बताया, PE रेशो बताई है, डिविडेंड यील्ड बताया, डिविडेंड कवर बताया हुआ है। ठीक है, तो अब इधर साइड पे क्या है, इधर से देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। EPS का आपको पता है IAS 33
सही है। अच्छा वैसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप एक बताएं, इंटरेस्टिंग ज़्यादा तो नहीं अगर आपको पता होगी तो। अच्छा आप ये बताएं कि जो ईपीएस है ये रिकग्निशन का स्टैंडर्ड है, एंट्री की अकाउंटिंग एंट्री बता रहा होता है उस चीज़ की ईपीएस की, या प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड है? मतलब है कि किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, डिस्क्लोज करना बताता है, या उसकी अकाउंटिंग एंट्री बताता है? सोचें। तो भाई ये आपको अकाउंटिंग एंट्री नहीं बता रहा होता, बल्कि सब कुछ हुआ होता है। ये सिंपल क्या करता है, आपके जो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनके ऊपर डिवाइड कर देता है। बेसिक ईपीएस निकल बेसिकली सिर्फ डिस्क्लोजर है, सही है कि आपका प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड है, बताते हैं प्रेजेंट आपने इस चीज़ को कैसे करना है। ठीक है, ईपीएस बेसिक होता है, और आपको पता है डाइल्यूटेड ईपीएस भी होता है। डाइल्यूटेड के अंदर हम वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहे होते हैं। मतलब अगर मैं उसका थीम बता दूं आपको, बेसिकली वैसे तो आप लोगों ने इंशाल्लाह पढ़ा ही होगा ये। देखिए ईपीएस के अंदर हमारा होता है दी अर्निंग पर शेयर। इस वक्त जो शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग से मुराद है जो मार्केट के अंदर हमारे शेयर्स हैं, उनके ऊपर अगर मैं अपने प्रॉफिट को डिवाइड करूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, तो भाई हर शेयर होल्डर के हिस्से में कितनी अर्निंग्स आती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमने उनको पैसे दे देने हैं, इसका बस ये मतलब है कि हर शेयर के पीछे हम कितना कमा रहे हैं। मतलब इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये हो गया जी बेसिक ईपीएस या ईपीएस जनरल जिसको कह सकते हैं। दूसरा था डाइल्यूटेड ईपीएस, डेप्स। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, कम हुआ, सही है। मतलब है कि वो उसको थोड़ा सा कम किया गया, उसकी शिद्दत को थोड़ा कम किया गया। वो कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है कि भाई आपने वर्स्ट केस सिनेरियो देखना होता है। वर्स्ट केस सिनेरियो मींस कि भाई अगर जो शेयर्स अभी इशू नहीं हुए लेकिन आपने वादा किया हुआ था कि इशू होंगे, अगर वो इशू हो जाएं तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पे आपने कहा हुआ था कि मैं बोनस इशू दूंगा, बोनस शेयर्स दूंगा, ठीक है, इसी साल में आगे। तो भाई अगर वो आज की डेट पे दे दें तो क्या होगा, ठीक है। अब बोनस शेयर्स में आपको पता है कि बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है कि सिर्फ बतौर डिविडेंड आप दे रहे हैं उनको, कैश आगे से नहीं मिलना। तो इसका मतलब जो ऊपर प्रॉफिट था बेसिक ईपीएस वाला, प्रॉफिट प्लस जीरो, इनकम 0 रुपये आई, लेकिन नीचे शेयर्स पहले से 1 लाख थे, अब लेट से 50,000 और आ गए, बोनस शेयर्स इशू कर दिए, 50,000 नीचे ऐड हो गए, ऊपर 0 हुआ, डेप्स हो गया, डाइल्यूट हो गया। अच्छा फिर इस तरह राइट इशू से मुराद क्या होता है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही मजीद शेयर इशू करना। अब राइट इशू भी जो होता है ना, वो भी हमेशा डिस्काउंटेड किया जाता है, क्योंकि आप कहते हैं अगर हम बाहर से कोई बंदा नहीं लेकर आ रहे, बाहर से लाएंगे, हमारी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो जाएगी, नए शेयर होल्डर्स आएंगे, हमारा कंट्रोल हमारे हाथ से निकलेगा। आप फिर एग्जिस्टिंग वालों को तरला करते हो कि सर ज़रा आप ही मज़ीद कुछ खरीद लें। वो कहते हैं कि भाई अच्छा फिर अगर बाहर 10 का बना था, हम 10 का नहीं खरीदेंगे, हम 5 का खरीदेंगे। अब ये यहाँ पे देखें हमने क्या कहा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले से मौजूद था, प्लस बोनस वाला 0 आया, अब प्लस राइट इशू की भी वो नहीं आनी जो आनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ लेकिन आएगा, थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली आएगा, लेकिन उस रेशो से नहीं आएगा जिस रेशो से आना चाहिए था। मिसाल के तौर पर हमने आगे कुछ अमाउंट डाल दी, ये मुफ्त में नहीं होते राइट इशू, उसके अगेंस्ट पैसे मिलते हैं, मिलते कम है। डिवाइड, अब पहले हमने 1 लाख शेयर्स लिखे हुए थे ऑर्डिनरी, प्लस लिखे बोनस शेयर्स 50,000, और लेट से 50,000 राइट इशू है, मजीद थोड़ा डाइल्यूट हो गया, लेकिन चलो इस बार कुछ ना कुछ आया। इस तरह फिर प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स होते हैं, तो ज्यूम फिर कर लेते हैं जी वर्स्ट केस सिनेरियो के हो गए हैं वो कन्वर्ट। अच्छा फिर डिबेंचर्स हो सकते हैं कन्वर्टेबल, ठीक है, वो भी। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ें शेयर्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, शेयर ऑप्शंस हैं, शेयर आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, बोनस इशू है, राइट इशू है, डिबेंचर्स हैं, जो चीज़ें कन्वर्ट हो सकती थी, जो शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में तब्दील हो सकती थी, वो आपने तब्दील करके, और ऊपर वहाँ से इनकम कितनी कितनी आ सकती थी वो आपने लिख लेनी है। तो ये जो आपका आंसर निकला है, दिस इज कॉल्ड डेप्स, डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। इसका मकसद भी आपको समझ आ गया है कि ये शो करना है कि यार अगर मैक्सिमम भी सारे शेयर्स ऑफर हो रहे हैं फिर भी हमारा ईपीएस जो है इतना अर्निंग पर शेयर रहेगी। तो भाई ये सिंपल है, प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को जितना प्रॉफिट जाना था, प्रेफरेंस वालों को निकाल दिया साइड पे, ऑर्डिनरी वालों को जितना जाना था डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दिया, ईपीएस आ गया। IAS 33 आपको आता ही है। फिर आ गई प्राइस अर्निंग रेशो, पीई रेशो, ठीक है। पीई रेशो क्या है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, आपके शेयर की इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है प्राइस अर्निंग रेशो। देख रहे हैं कि भाई प्राइस शेयर की और शेयर के ऊपर जो अर्निंग हो रही थी, अर्निंग पर शेयर, इसका आपस में क्या ताल्लुक है, बात समझ रहे हैं। देखिए यहाँ से आपको ये पता लगता है कि कहीं आपका जो शेयर है वो ओवर प्राइस्ड तो नहीं है, अंडर प्राइस तो नहीं है, ये यहाँ से पता चलता है। मिसाल के तौर पे आप ये कहें कि यार अर्निंग पर शेयर तो मुझे 50 रुपये मिल रही है, मार्केट के अंदर कोई बंदा 15 रुपये लेने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब क्या है भाई कि आपका जो है वो आपका ईपीएस या तो गलत है,
गलत क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि यार आपका जो शेयर है वो ओवर प्राइस है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि इतना महंगा है नहीं जितना आप शो कर रहे हैं। तो भाई यहाँ से आप बेसिकली दोनों का लिंक निकाल के लेकर चलते हैं। आगे आ रहे हैं डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड से मुराद क्या है कि भाई उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर डिविडेंड मिल कितना रहा है, मार्केट वैल्यू क्या है शेयर की और आपको डिविडेंड पर शेयर क्या मिल रहा है वो आपने सिंपल देख लेना है। फिर डिविडेंड कवर, कवर से मुराद क्या है कि भाई आपको ईपीएस डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर। ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर से मैं कमा 15 रहा हूँ, आपको कितने दे रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा था, कमा मैं इतने रहा हूँ, उसमें से इंटरेस्ट कितने निकल सकते हैं मेरे, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर मेरी 15 रुपये, आपको मैं दे रहा हूँ 5 रुपये। इसका मतलब इंटरेस्ट जो डिविडेंड कवर है मेरा वो 3 है, ठीक है जी। तो भाई ये अब और उसने कहा प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड डिवाइड बाय डिविडेंड, मतलब पर शेयर को निकाल दिया, टोटल की बात कर दी, तो ये भी हो सकता है, ठीक है सर। ये आपके थे जी रेशोज़। अब इसका यूज़ किस तरह हमने करना है, देखिए जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर मैक्सिमम रेशोज़ आपने कोशिश करनी है कि रेलेवेंट जो है वो निकाल लें। स्पेशली अगर वो आता है ना टेबुलर फॉर्म में, एक्सट्रैक्ट दिए होते हैं पिछले साल का, इस साल का, बगैर सोचे समझे यार रेशो निकाल लें, क्योंकि हमारा ये एक्सपीरियंस है कि वो लाजमी आपके काम आनी है। अगर आप वो नहीं निकाल के बैठे होंगे या मुद्दे पे जाएंगे उस वक्त ढूंढ रहे होंगे तो वो मुश्किल हो जाएगी, डिले हो जाएगा, पेपर भी लेट आपका होता रहेगा, ज़ाहिर टाइम वेस्ट होगा। बेहतर है कि एक ही बार में बैठ के सेल्स को कंपेयर कर लें, एक्सपेंसेस को कर लें, कॉस्ट ऑफ सेल्स को देख लें, जीपी रेशो निकाल लें, एनपी रेशो, ओपी रेशो, ठीक है। अगर बैलेंस शीट की आइटम्स दी हुई हैं तो ये इधर से आपकी ये भी निकल सकती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये देख के आपने फिर जब जवाब अपना लिखना है, रिस्क असेसमेंट हो, चाहे रिस्क के अंदर भी आ सकता है कि आपने रिस्क आइडेंटिफाई करने, आप कह सकते हैं सेल देखो जी वो भी मैंने निकाली है 15% बढ़ रही है, इधर जो रिसीवेबल वो 5% इंक्रीज़ हुए हैं, तो ये हो सकता है कि रिसीवेबल जो है वो अंडर स्टेट हो या सेल्स ओवर स्टेट हो, जाहिर है एक चीज़ में मसला हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको लेकर चलना है, बाकी ऑब्वियसली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। ये चैप्टर 7 था जी। 7 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर 8 के साथ, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ऊपर है, तो पहले टेस्ट ऑफ डिटेल्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। तो आप ये समझ लेंगे अभी 7 चल ही रहा है, ठीक है। चलें जी, आज का यही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।